नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल IQ स्टडी जे में। आज हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे MCQ फॉर्म में। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल जो साम्राज्य था उसका पतन किस तरह हुआ, देखते हैं। जहांदार शाह, पहला क्वेश्चन, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत किसके, तो बहादुर शाह प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, तो अजीजुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफ़र के बारे में सही नहीं है, तो आइए देखते हैं। जो सही है दोस्तों उसे देख लेते हैं। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, जबकि चौथा गलत है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया, तो मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, अकबर द्वितीय ने। पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सत्य कथन है केवल एक है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास है, तो आगरा। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो मोहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था, तो जहांदार शाह का। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था, सतीश चंद्र। कौन थे, सतीश चंद्र। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देख लेते हैं। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है दोस्तों, ये एक्स-ला चैपला की संधि से अंत हुआ था इसका। और उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। और जो हमारा प्रथम मैसूर युद्ध है इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं। किले का नाम और इसका स्थान, तो कौन सा किला कहाँ है, इसका आंसर है सी, फोर्ट सेंट डेविड, ये कटलोर में है। फोर्ट विलियम बंगाल में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में है। और फोर्ट लुई पौंडीचेरी में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो इसमें से दोस्तों जो सही है सिर्फ पहला है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध मीर जाफ़र नहीं, मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, क्लाइव। निम्न में से दो वक्तव्य हैं, एक को कथन एक और दूसरे को आर कहा गया। आइए कथन और कार्ड देख लेते हैं। कथन है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण है, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो दोस्तों आइए इसका आंसर देखते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, मगर स्पष्टीकरण नहीं है ये दोनों एक दूसरे के। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सत्य है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सत्य कथन हैं। तो 1, 2 और 4। यह 1746 में प्रारंभ हुआ और 1748 में समाप्त हुआ। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की। चांदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। सॉरी दोस्तों, तीसरा है, तीसरा गलत है। चौथा, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। 1, 2 और 4 सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो पुर्तगालियों ने। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति है, तो डी अल्मेडा से संबंधित है ब्लू वाटर नीति। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें दोस्तों दूसरा कथन सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं सत्य कथन क्या है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। कथन पहला ही सत्य है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, पौंडीचेरी में फ्रेंच थे, गोवा में पुर्तगीज, ट्रांकेबार में डेनिश और मद्रास में डच। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो पुर्तगाली ने। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो जमोरीन है दोस्तों, जमोरीन। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी? तो हुगली। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इस सभी जगहों पर, सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोच्चिन, अहमदाबाद और पटना। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? तो इन सभी बंदरगाहों का, मछलीपट्टनम, पुलिकट और नागापट्टनम। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसुरा में। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो कोच्चिन में। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था एलिजाबेथ प्रथम। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा दिया है, मुगल एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध, ये कारण नहीं थे, बाकी सभी कारण थे। अंग्रेजों की नाविक शक्ति मजबूत थी, अंग्रेजों की नाविक शक्ति जो मजबूत थी, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता और पुर्तगालियों के घटते संसाधन, ये सभी कारण थे उनके विनाश के। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ये सभी थे। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में राष्ट्रीय भावना कमी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का। निम्नलिखित व्यापारी शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने की छूट दे दी गई? तो अंग्रेजों को। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो राजकुमार सूजा ने। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं थे, जबकि नागपुर और नासिक में थे, बनारस और अहमदाबाद में थे, लखनऊ और पूना में थे। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था तो व्यापार था, भूभाग नहीं था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? तो अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर था तो क्या था? पुर्तगाली राजकुमारी ब्रांगाजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज के राजा थे। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? तो डचों को। निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ब्रिटिश को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो सूरत में।
अंग्रेज़ों ने भी अपना सबसे पहला व्यापारिक कंपनी सूरत में स्थापित की थी। भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था तो कोलबर्ट। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रतापूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में दोस्तों जो आए थे फ्रांसीसी। इसका एक ट्रिक है पेड्डफ, पहले पुर्तगाली, फिर इंग्लैंड, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? तो 1639 में। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो मद्रास में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वें। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? तो बूसी को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो चंदा साहब की। ला बुर्दोनो इस स्थान का गवर्नर था, तो कहाँ का गवर्नर था? तो इनमें से किसी स्थान का नहीं था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो 1664 में। वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्णय रद्द कर दिया? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। नीचे दिए गए यूरोपीय युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदान की। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले प्रवेश किया था दोस्तों पुर्तगाली ने, फिर डचों ने, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर। उस वक्त फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? तो काउंट लाली। सूची 2 को मिलाना है, आइए देखते हैं। पौंडीचेरी का अधिकार दोस्तों जो था, एक मिनट दोस्तों, पौंडीचेरियों का अधिकार दोस्तों, जो पौंडीचेरी पर अधिकार था फ्रांस का था, फ्रेंच का। गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों का था। उसके बाद ट्रांकेबार पर अधिकार था डेनिश का और डच का मद्रास पे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1839 में। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो पुर्तगाली। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में। दोस्तों हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। अब चैप्टर दूसरा है राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट। जितने भी ऑटोनॉमस स्टेट स्वतंत्र राज्य थे उनका किस तरह उदय हुआ। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालक्रम पता करें। तो सबसे पहले दोस्तों जो घटा, नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, फिर जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50, फिर आउटरम रिपोर्ट आया उसके बाद।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य बताइए। आइए देखते हैं कौन सा सत्य है। दोस्तों इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य। आइए देख लेते हैं। मुर्शिद कुली जाफ़र खान ने कंपनी के दस्तों को अतिरिक्त व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क के बचने हेतु दस्तें विक्रय कर दी। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो आइए देख लेते हैं। 2 1 4 3 जो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों 1799 में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ की संधि उसके बाद हुई, अमृतसर की संधि के बाद फिर लाहौर की संधि हुई। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से दोस्तों दूसरा कथन सत्य नहीं है, जब बाकी सभी सही। आई देख लेते हैं। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई। उन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उनके औसत वजन के साथ सही सुमेलित। एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन टीपू सुल्तान का सही सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। चांदी का सिक्का दिया हुआ है, उसे मिलाना है। तो इसमें जो काजमी 8 ग्रेन दिया हुआ एक गलत है, बाकी सभी सही है। बाकरी 43 ग्रेन का था, आबिदी 87 ग्रेन का और जाफरी 20 ग्रेन का। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो ये चौथा वाला। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था। नहीं दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है, सिर्फ सुमेलित चौथा वाला है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी टीपू सुल्तान युद्ध नहीं जीता था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित सही है। तो जगत सेठ बंगाल के प्रसिद्ध सेठ थे, यही सही है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कथन और कार्ड दिए गए। आइए देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया, सत्य है। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी, ये भी सत्य है। ए और ओ दोनों सत्य हैं, पर सही व्याख्या भी है दोनों दोस्तों एक दूसरे की। निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तीसरा और चौथा सही सुमेलित नहीं है, जबकि दुर्लभ बंगाल का नवाब का कोषाध्यक्ष थे। जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ, मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान था और राजा सिताब राय बिहार का दीवान। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है। तो डी वाला को दोस्तों चौथा कथन सत्य नहीं, बाकी सभी सत्य हैं। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे। उसके दरबार में कुस्तुतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। जो सही नहीं है बी वाला है। तो आइए सत्य कथन देख लेते हैं क्या क्या है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। तो टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था। तो कर्नल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग। तृतीय मैसूर युद्ध के समय कॉर्नवालिस और चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय वेलेजली। आइए सूची 1 सूची 2 को, सूची 1 से सूची 2 को फिर मिलाना है। यहाँ डेट दिया हुआ है और यहाँ युद्ध दिया हुआ, मिलाना है दोनों को।
तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध या म्यांमार युद्ध 1824 को हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यह 1838 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1780-82 में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में। आइए फिर देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? तो सुलेमान। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खान बुरहान उल मुल्क। अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो साम्राज्य का वजीर। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो फैजाबाद। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। बेडनूर लुंड केनरा गुहा किस शासक के काल से संबंधित है? तो प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्रों से। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडल की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वाडियार का वंश का विरोध। लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुई युद्ध में जिसने टीपू की मृत्यु हो गई, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली? तो जनरल हैरिस ने। और वेलेस्ली उस समय गवर्नर था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो अवध। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो पोलीलूर में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? तो फतेह हैदर नहीं दिया गया था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवो के हैदर अली को पराजित किया था? तो आयरकूट के नेतृत्व में। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? तो P.E. रॉबर्ट्स। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया? तो आयरकूट। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें थे तो अंग्रेज, निजाम और मराठी। 1767 से 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ट्रेवनकोर के राजा नहीं थे, जबकि मराठा, अंग्रेज और निजाम थे। अब भारत हमारा यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध की बात की थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर, यह कथन संबंधित है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान ने पेरिस में राजदूत भेजा। निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? तो रुहेला नहीं थी, जबकि बरार, मराठा और निजाम थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपने समकालीनों से कई मायने में आगे था, क्योंकि ये सभी हैं। वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रयुक्त प्रस्तुत संकट को जानता था। वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों के महत्व को समझता था। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था? तो कॉर्नवालिस ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शोकरचकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो कॉर्नवालिस। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई थी। तो किसके आग्रह पर हुई थी, आइए देखते हैं। तो लॉर्ड मैकार्टने।
हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो 1761 में। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? तो श्रीनगर। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? तो अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। रणजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर होने के कारण वे संघर्ष से बचना चाहते थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ था? तो गुजरात में। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन थे? तो दीनानाथ थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो खड़क सिंह। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया? 1849 में। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे? तो सिराजुद्दौला की। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें से दोस्तों जॉन लॉरेंस थे, हेनरी लॉरेंस और एच.एम. इलियट थे। फिर भी आप लोग इसे आंसर देख लीजिए। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी थे या नहीं, ये कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो गुलाब सिंह। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? तो 1809 की अमृतसर संधि में। राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से। बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि वे सोचते थे कि वह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो कंपनी द्वारा अंतर्राज्य व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नांकित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया? तो सरफराज खान ने। निम्नांकित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? तो मोहम्मद शाह ने। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चारनाक। दोस्तों जॉब चारनाक थे। कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चारनाक ने। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो सनय सनय नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। दोस्तों 2 चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके आगे वाला चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।